गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो पिछले दिन हमारा जो पढ़ाई हुआ था वो सबको याद है ना? कोई कुछ भूल तो नहीं गए हैं? सब कुछ याद है? आई होप ये ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो कि मेनली हम पिछले दिन जो पढ़ रहे थे वो लीवर्स के फंक्शंस और इसके साथ साथ बाइल जूस जो है, बाइल जूस के फंक्शंस के बारे में हम पिछले दिन जान रहे थे। तो आज हम लिवर के एक सिम्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है? जो कि हम यूजुअली बोलते हैं उसको डिजीज़, लेकिन वो एक्चुअली डिजीज़ नहीं है। उसका नाम है जॉन्डिस एंड फैटी लिवर। हाँ, ये दोनों जो डिसऑर्डर होते हैं, जॉन्डिस एंड फैटी लिवर, ये दोनों ही लीवर डैमेज के अर्ली स्टेज होते हैं, ठीक है? ये अगर किसी को अगर फैटी लिवर है या फिर बार बार अगर उनको जॉन्डिस होते हैं तो ये हमारे बॉडी को बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि हमारे लीवर डैमेज स्टार्ट हुआ है, लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली और एक चीज़ भी हम सुनते हैं लिवर के बारे में, दैट इज हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। हाँ, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में भी हम सुनते हैं। सो बेसिकली ये जो जॉन्डिस होते हैं, जॉन्डिस का ही एक टाइप आते हैं इस वायरल हेपेटाइटिस में। हाँ, सो पहले हम जो जानेंगे आज, पहले वो है जॉन्डिस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और भी बता देती हूँ, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो 5th, 6th एंड 7th जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। सो आई होप कि आपका रिवीजन चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ जो अभी नया जो चैप्टर्स चल रहा है, अभी एग्ज़ाम के सिलेबस को छोड़ के बाकी जो चैप्टर्स चल रहा है वो भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है? नहीं तो बाद में जो भी आप समझ रहे हो अभी वो भूल जाओगे। सो इसलिए उसको भी थोड़ा थोड़ा करके वो वीडियोस जब भी अवेलेबल हो जाते हैं तो उसको भी देख लेना, ठीक है? और जैसे कि कुछ दिन बाद ही हमारा एग्ज़ाम है तो इसीलिए अब हम ये जो भी हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पहले, जितना भी हम पढ़ेंगे वो एक साथ बहुत कुछ हम नहीं जानेंगे, बहुत कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े करके ही पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ एक साथ आ जाए तो कैसे याद रखिएगा या फिर समझने में मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाएगा। सो ऐसा कोई टेंशन लेने की भी बात नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम के पहले जितने दिन हमारा हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम के पहले हम रिवीजन क्लास तो लेंगे ही। सो वो नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ट्यूसडे को नहीं होगा क्लास, मतलब ट्यूसडे को रिवीजन क्लास नहीं होगा, नॉर्मल क्लास होगा ट्यूसडे को। तो अगर थर्सडे को रिवीजन क्लास में लेना है तो मैं वो आपको ट्यूसडे को ही इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्या क्या चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है थर्सडे के लिए, ओके? तो आइए हमारे पढ़ाई में बैक करते हैं। तो पहले जो हम जानेंगे आज, दैट इज बेसिकली ऑन जॉन्डिस, ठीक है? ये जो जॉन्डिस होते हैं, जॉन्डिस का मेन जो कारण होते हैं वो है हमारे लीवर में जब बिलीरुबिन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं तो नॉट ओनली लीवर में, रादर हमारे पूरे ब्लड में अगर बिलीरुबिन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं ना कि हमारे पूरे बॉडी पीला पड़ जाते हैं, हमारे स्किन, हमारे आईज के जो वाइट एरिया होते हैं, कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं, हमारी यूरिन, इनफैक्ट हमारे पसीना जो आते हैं, तो इसके साथ साथ हमारे स्टूल वो भी डार्क येलो कलर का हो जाते हैं, यूरिन भी डार्क येलो कलर के होते हैं। सो पूरे बॉडी पीला पड़ जाते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन जो है हमारे ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ जाते हैं, ठीक है?
जॉन्डिस। बिलीरुबिन का काम आप पिछले क्लास में अटेंड नहीं किए थे? भूल गई इतना जल्दी? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है। बिलीरुबिन का काम होते हैं मेनली, ये बिलीरुबिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कब प्रोड्यूस होते हैं? बिलीरुबिन कब प्रोड्यूस होते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोई भी मैकेनिज्म्स चलते हैं, कोई भी मैकेनिज्म्स जब चलते हैं तो बिलीरुबिन हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होते हैं और ये बिलीरुबिन फिर हमारे लीवर में आके जमा होते हैं और फिर यूरिन के साथ वो निकल जाते हैं। बिलीरुबिन का काम एज सच हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है, लेकिन वो जब हमारे लीवर में आते हैं तो वो एक प्रोटेक्शन देते हैं, लीवर को एक प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ये बिलीरुबिन, ठीक है। इसीलिए अगर उसका परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे प्रॉब्लम? कि जॉन्डिस होते हैं। अब जॉन्डिस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जॉन्डिस जो होते हैं सिर्फ एक सिम्टम, लीवर डिजीज या फिर लीवर के कोई भी कॉम्प्लिकेशन का एक प्राइमरी सिम्टम होते हैं ये जॉन्डिस। इस जॉन्डिस को हम तीन टाइप पे डिवाइड या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं हेमोलाइटिक, ठीक है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस। यहाँ पे ये जो लाइटिक है, जिस वर्ड के भी पीछे लाइटिक ये टर्म आएगा, उस लाइटिक का मतलब होते हैं ब्रेक डाउन, तोड़ना, ओके। एंड हेमोलाइटिक इज रिलेटेड टू दी आरबीसी, हीमोग्लोबिन। जैसे कि हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तो हीम, ये जो हेमो दैट इज रिलेटेड टू दी आरबीसी। सो हेमोलाइटिक जॉन्डिस का मतलब क्या हुआ कि हमारे आरबीसी जब ब्रेक डाउन होते हैं, यूजुअली हमें पता है कि हमारे आरबीसी का एक नॉर्मल शेल्फ लाइफ होते हैं दैट इज 120 डेज। 120 दिन के बाद जब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ से बिलीरुबिन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो बिलीरुबिन हमारे लीवर पे आते हैं। लेकिन अगर ये जो आरबीसी है जितना ब्रेक डाउन होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा आरबीसी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर 120 दिन के पहले ही अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेक होने में लगे रहते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इसके वजह से ब्लड पे बिलीरुबिन परसेंटेज बढ़ जाते हैं, जिसको कहा जाते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। मतलब जब आरबीसी बहुत ज़्यादा उसका डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये क्लियर है? हाँ, हेमोलाइटिक का मतलब होते हैं, हेमो मीन्स आरबीसी, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन। तो हेमोलाइटिक मीन्स जब आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगता है, 120 दिन के पहले ही अगर आरबीसी ज़्यादा तोड़ने लगते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं आरबीसी का, तो वहाँ से जो बिलीरुबिन प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से हमारे बॉडी पे या फिर हमारे ब्लड पे जब बिलीरुबिन परसेंटेज हाई हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट टाइप जो होते हैं दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये ऑब्स्ट्रक्टिव, इसका मतलब क्या होते हैं? बेसिकली ये जो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है किसी को ऐसे रोक देना। कोई भी चीज़ जो कुछ भी हो उस पर जब कोई भी रोकना टोकना या फिर प्रिवेंशन आते हैं, हाँ,
नॉट द टर्म प्रिवेंशन, मतलब हम उसको काम नहीं करने देते हैं, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब होते हैं कि जब हमारे ये तो ऐसे गॉल ब्लैडर होते हैं, राइट, गॉल ब्लैडर होते हैं जो कि हमारे लीवर पे है, और ये होते हैं डक्ट, बाइल डक्ट होते हैं, यहाँ पे बाइल स्टोर होते हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया कि इधर हमारे इस गॉल ब्लैडर में या फिर हमारे इस बाइल डक्ट पे अगर स्टोन हो जाते हैं, तो जो बाइल जूस यहाँ पे स्टोर है वो जब इस बाइल डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे ये स्टोन हो जाने की वजह से इस जगह पे वो उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। उसका जो फ्लो है, बाइल जूस का जो नॉर्मल फ्लो है वो नहीं हो पा रहे हैं। इसके वजह से, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो गॉल ब्लैडर है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे गॉल ब्लैडर पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइल स्टोर हो चुका है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बाइल स्टोर हो चुका है। या फिर ऐसे भी होते हैं कि हम पिछले दिन जब पढ़ रहे थे कि लीवर का काम है हमारे इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट को इम्प्रूव करना, मतलब जर्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी को प्रिवेंट करना है लीवर का काम, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि लीवर में बहुत सारे जर्म्स आके जमा होता है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गए कि लीवर के सेल थोड़ा डैमेज हो गए, जो इम्यून सेल्स हैं वो अगर थोड़ा डैमेज हो जाते हैं, तो उसके वजह से कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत पावरफुल कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं, तो वो जो अटैक करते हैं हमारे लीवर पे, उसकी वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होते हैं, जहाँ पे ये बाइल जूस डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे नहीं आते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब है कोई भी काम को ठीक से नहीं करने देना, आपको उसको प्रेशराइज करना कि नहीं, आपको नहीं करना है, वो होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंड नंबर 3 इज द हेपाटोसेल्युलर। हेपाटोसेल्युलर जॉन्डिस, यहाँ पे ये जो हेपाटो है, हेपाटो, दिस टर्म इज रिलेटेड टू लीवर। तो हेपाटोसेल्युलर का मतलब है कि जब डायरेक्टली हमारे लीवर का जो सेल है वो सेल अगर अफेक्टेड होते हैं किसी भी कारण की वजह से, अगर हमारे लीवर सेल अफेक्टेड होते हैं और उसी वजह से लीवर अगर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो जॉन्डिस देखा जाते हैं उसको कहा जाते हैं हेपाटोसेल्युलर। इस हेपाटोसेल्युलर में भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं वायरल हेपाटाइटिस, वायरल हेपाटाइटिस। मेनली हम जो जॉन्डिस दिखते हैं हमारे यूजुअल मतलब आसपास पे हम जो जॉन्डिस दिखते हैं उस पे मैक्सिमम ये वायरल हेपाटाइटिस होते हैं। जहाँ पे वायरल हेपाटाइटिस का मतलब क्या है, जहाँ पे लीवर का जो सेल है उस पे कोई इन्फेक्शन हो गया है। किसके थ्रू इन्फेक्शन हुआ है? वायरस के थ्रू। जिस टर्म के भी पीछे आइटिस, ITIS, आइटिस ये टर्म आएगा, जिस वर्ड के भी पीछे, वो इंडिकेट करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए उसके पीछे आइटिस लगाया जाते हैं। तो वायरल हेपाटाइटिस, फिर से लीवर, तो लीवर में जब इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होते हैं वायरस की वजह से, तब उसको कहा जाते हैं वायरल हेपाटाइटिस। इसके साथ और एक होते हैं
टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस क्या होते हैं कि हमारे लीवर में जो हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का जो रेसिड्यूज है, मेडिसिन में जो जितना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, वो तो काम पे लग जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रेसिड्यू मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स बहुत सारे हमारे लीवर में आके जमा होते हैं। ठीक है, तो अगर मेडिसिन के थ्रू ज़्यादा टॉक्सिन अगर हमारे लीवर पे जमा होते हैं और उसके वजह से लीवर डैमेज होते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाते हैं टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमने कितना टाइप है जॉन्डिस का? फर्स्ट होते हैं हेमोलाइटिक, जहाँ पे आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से ज़्यादा बिलीरुबिन ब्लड पे आते हैं और लीवर डैमेज करते हैं। सेकेंड होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, जिस पे हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जूस प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाते हैं। एंड थर्ड वन इज हेपेटोसेल्यूलर, जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन या फिर मेडिसिन का ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन की वजह से लीवर डैमेज स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, गुड। नेक्स्ट हम आते हैं कि जब किसी को जॉन्डिस होते हैं तो उनका सिम्टम्स क्या देखा जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जॉन्डिस होते हैं तो तुरंत उसका पूरा बॉडी पीला पड़ जाता है, ऐसा नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि जॉन्डिस भी एक सिम्टम ही है। हाँ, और जितना कारण हमने बताए हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं तो मान लीजिए 4 आरबीसी को अभी डिस्ट्रॉय होना है तो उसके जगह 5 हो गए, तो 5 हो जाने से बस थोड़ा सा अगर बिलीरुबिन बढ़ जाते हैं तो उस पर हमारे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर रोज दिन एक एक करके आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं तो उस टाइम पे जाके हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का परसेंटेज बढ़ते हैं। हाँ, सेम ऑब्स्ट्रक्टिव में भी सेम होते हैं, हेपेटोसेल्यूलर में भी सेम होते हैं। इसीलिए ये जो पूरा बॉडी पीला पड़ जाते हैं ना, वो जॉन्डिस के सीवियर स्टेज पे आते हैं। लेकिन उसके इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, जब हमारे बॉडी पे ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा करके जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है बॉडी पे, वो जब स्टार्ट होते हैं हमारी बॉडी उसको एक्सटर्नली कुछ सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि कुछ भी खाने का मन नहीं लगता है। हाँ, हर टाइम रहता है कि जो भी खाना खा लो, जितना भी टेस्टी हो, वो खाने से मुंह में कोई स्वाद नहीं आते हैं, सब खाना ही फीका पड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ भी खाने का मन नहीं आते हैं। इसके साथ साथ जो भी कुछ आप खा रहे हो वो उसके बाद वो खाना ठीक से हजम नहीं होते हमारे, और खाने के बाद एक अनकंफर्टेबल फील होते हैं। ठीक है, थोड़ा लगता है कि नौशिया हो रहा है। हाँ, उल्टी होते हैं बार बार, ऐसे प्रॉब्लम होता है। या फिर उल्टी अगर नहीं भी होते हैं लेकिन वो उल्टी जैसा फीलिंग पूरा टाइम रहता है, पूरा टाइम वैसे ही फीलिंग रहते हैं। बहुत ज़्यादा लो एनर्जाइज्ड रहते हैं हम, क्योंकि खाना इस टाइम पे एक तो है कि हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो अगर प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी हमें नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम करने के लिए जो कैलोरी चाहिए वो हमारे बॉडी पे नहीं है, उतना एनर्जेटिक नहीं है हम। सेकेंडली होते हैं, अगर खाना बहुत दिनों से खाना नहीं खाने से हमारे वेट लॉस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मसल अभी लूज होना स्टार्ट होते हैं। मसल में जो प्रोटीन जमा हुआ है वहाँ से हमारे बॉडी खुद चाहते हैं कि कैसे एनर्जी को डिराइव कर पाए, इसीलिए मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं,
और हमारे वेट रैपिडली कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ होते हैं कि अपर एब्डोमेन में पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। इनफैक्ट कुछ भी खाने के बाद या फिर जब हमें भूख लगता है उस टाइम पे ज़्यादा पेन होने लगता है अपर एब्डोमेन में। अपर एब्डोमेन मतलब जहाँ पे हमारा लीवर रहते हैं, हाँ, हमारे एब्डोमेन मतलब हमारे एब्डोमेन क्या है, हमारे पूरे पेट। तो इस पेट का दो डिवीजन होते हैं, लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन मतलब हमारे लीवर के जो पोजीशन है उस पोजीशन पे पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। ये होते हैं जॉन्डिस का सिम्टम्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो उन लोगों के लिए हम डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक तो उनका खाने पीने का कोई भी इच्छा नहीं है, तो उनको तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन रहेगा, इसीलिए उनकी डाइटरी मैनेजमेंट के ऊपर हमें खास ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट जो हमें ध्यान देना पड़ेगा वो है उनके कैलोरी। ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मेनली जॉन्डिस एकदम मिनिमल स्टेज से लेके सीवियर स्टेज तक हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए जब कोई भी जॉन्डिस पेशेंट अगर ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं उनको कि उनको ना पूरा वो कोमा स्टेज पे आ जाते हैं या फिर प्री कोमा स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब कोई भी सेंस नहीं रहते हैं, कुछ काम करने का वो क्षमता नहीं रहते हैं बॉडी पे, पूरा बेड रिडन हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही सीवियर हो सकता है जॉन्डिस। लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर प्री कोमा स्टेज पे नहीं रहते हैं, उनका बिलीरुबिन का परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अगर उनके बिलीरुबिन का परसेंटेज ब्लड पे लेस देन 15 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड रहते हैं, इससे ज़्यादा अगर नहीं रहते हैं तो हम उनको वो 60 kg अगर उनका वेट है तो हम उनको 2000 किलो कैलोरी हम उनको पूरे दिन में दे सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होना चाहिए कि अगर उनके ब्लड पे बिलीरुबिन का परसेंटेज 15 मिलीग्राम से कम है, अगर उनके 100 ml ब्लड पे 15 मिलीग्राम से कम बिलीरुबिन होते हैं और उनका जॉन्डिस अगर उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, वो पूरा कॉन्शियस रहते हैं, खाना ठीक से खा सकते हैं, तो हम उनको 2000 किलो कैलोरी दे सकते हैं 60 kg बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट जो आएंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन, अब प्रोटीन में क्या होते हैं कि हम लीवर फंक्शन में क्या देख रहे थे कि लीवर हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, एसेंशियल अमाइनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करने में, नया नया प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ओके, और अगर प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लीवर डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए मेन जो होते हैं कि अगर कोई पेशेंट प्री कोमा स्टेज पे रहते हैं तो उनको प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट प्री कोमा स्टेज पे रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, तो उनको कोई भी प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्री कोमा स्टेज पे नहीं रहते हैं, उनके बिलीरुबिन अगर ऐसे ही रहते हैं, तो हम उनको 40 से लेके 60 ग्राम तक मैक्सिमम प्रोटीन दे सकते हैं। 60 ग्राम मतलब ये 60 kg जो जिनका बॉडी वेट है। हमने पढ़ा है कि
हर एक केजी बॉडी वेट के हिसाब से हर ग्राम एक एक ग्राम प्रोटीन दिया जाते हैं। अगर किसी का 60 केजी बॉडी वेट होते हैं तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन देना ज़रूरी है। लेकिन जॉन्डिस के स्टेज पे हमें उनका प्रोटीन परसेंटेज को कम करना है, ठीक है। उसको हमें मिनिमम 40 से लेके 60 ग्राम तक प्रोटीन हमें उनको देना है। नंबर 3 आते हैं फैट। अब आप में से बोलिए हमें कि जॉन्डिस अगर किसी को होते हैं तो उनको फैट देना चाहिए, ज़रूरी है या फिर नहीं देना है? नहीं देना है, एग्जैक्टली। अगर किसी को जॉन्डिस होते हैं तो हमें उनको फैट नहीं देना है, क्योंकि फैट डाइजेशन तभी होते हैं जब लीवर प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो अगर लीवर का ही प्रॉब्लम है, लीवर खुद बीमार है, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, इसलिए फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फैट का डाइजेशन नहीं होते हैं तो वो सारे फैट हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा अनडाइजेस्टेड हिसाब से, और वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करेगा, वेट गेन करेगा, जगह जगह पे बहुत सारे ऑर्गन्स पे जाके वो जमता रहेगा और एक एक ऑर्गन डैमेज होता रहेगा। इसीलिए फैट तो बिल्कुल भी नहीं देना है। लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने से तो हमें फैट मिलता है, इनविजिबल फैट तो हमें मिलता है। सो इसीलिए हम फैट को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 30 ग्राम्स, ठीक है। 30 ग्राम्स फैट हम मैक्सिमम दे सकते हैं। वही अगर ये परसेंटेज है तो अगर बिलीरुबिन का परसेंटेज इतना है 50% से अगर कम है तो हम किसी को इतना तक फैट दे सकते हैं, अगर वो प्री कोमा स्टेज पे नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे कैलोरी हो गया जिसपे हम देख रहे हैं कि हमें 2000 किलो कैलोरी देना है, लेकिन हम उस पेशेंट को प्रोटीन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, फैट ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हमें उनको क्या देना है? ऐसा कौन से न्यूट्रिएंट देने से उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है? कौन बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट, नॉट द फाइबर, रादर द कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट पे हमें फोकस करना जरूरी होते हैं कि अगर जॉन्डिस पेशेंट है तो उनको इनसॉल्युबल फाइबर नहीं देना है, मतलब जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम फोकस करेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में मतलब फाइबर में भी तो दो टाइप आते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो हम इनसॉल्युबल फाइबर को अवॉइड करेंगे और सॉल्युबल फाइबर के ऊपर ज़्यादा जोर डालेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें मैक्सिमम 80% 70 से 80% टोटल कैलोरी हम कार्बोहाइड्रेट से देंगे, क्योंकि इसमें से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। जब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम लेते हैं तो इजीली वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। थर्ड, ग्लूकोज इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए हम 70 से 80% उनको कार्बोहाइड्रेट हम दे सकते हैं। मैक्सिमम हमें फोकस करना है ये 70% के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा फैटिक है, वीकनेस अगर बहुत ज़्यादा है किसी को, तो हम उनको 80% मैक्सिमम देंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि प्री कोमा स्टेज पे है, खाना खाने का वो इच्छा नहीं है या फिर हर टाइम खाना खाने के लिए वो सिचुएशन नहीं है उनके पास, उतना कैपेबिलिटी नहीं है खाना को खाने का, मतलब वो प्रॉपरली चबाने का, फिर उसको खाना, इतना
उतना कैपेसिटी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके एनर्जी को फुलफिल करना है हमें। इसीलिए हमें क्या करना होता है, 20% हमें देना है ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, टोटल जो 2000 किलो कैलोरी है, 2000 किलो कैलोरी के 20% हमें ग्लूकोज सोल्यूशन देना पड़ता है उस पेशेंट को। ये होते हैं इंट्रावेनस फीडिंग। मतलब इंट्रावेनस फीडिंग का मतलब क्या है कि इंजेक्शन के थ्रू जो डायरेक्ट हमारे वेन्स पे आते हैं, तो उसके थ्रू हमें 20% ग्लूकोज सोल्यूशन मतलब सलाइन उनको देना पड़ता है। बाकी जो 50% 70% अगर हम मैक्सिमम मानते हैं तो 70 से 20% तो हम दे दिया, बाकी 50% हम उनको खाना से देंगे। ओके, कोई अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये हो गया हमारा जॉन्डिस में। अब जब जॉन्डिस किसी को होते हैं तो जॉन्डिस की वजह से ही धीरे धीरे फैटी लीवर डेवलप करते हैं। हाँ, क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि फैटी लीवर में भी हम 2 टाइप हमने देखे हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होते हैं? ज्यादा अल्कोहल लेने से हमारे बॉडी में एनर्जी का जो परसेंटेज है, कैलोरी, वो ज़्यादा हो जाते हैं। हम यूजुअली देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है 4.1 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से भी सेम मिलता है, फैट से हमें मिलता है 9.3 किलो कैलोरी। अल्कोहल से हमें कैलोरी मिलता है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम, ऑलमोस्ट जो कि डबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर कोई लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एवरी डे अगर वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं ज़्यादा, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा कैलोरी आएगा। इतना कैलोरी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होते हैं, तो वो जाके हमारे लीवर में डिपॉजिट होते हैं, और लीवर में फैट डिपॉजिट होने की वजह से वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं, जिसको कहा जाते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके साथ साथ और एक होते हैं जो कि है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NaFL, और इसके बाद आते हैं D फॉर डिजीज। N non, A for alcoholic, A for fatty, L for liver and D for disease, non-alcoholic fatty liver disease। जॉन्डिस के वजह से ये non-alcoholic fatty liver डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जॉन्डिस के टाइम पे भी हमारे जो खाना है वो प्रॉपरली हजम नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ हम जो खाना खाते हैं उस पर फैट तो रहता ही है, कितना भी वो कम अमाउंट पे हो, लेकिन उस पर थोड़ा सा फैट रहता है। तो अगर वो फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो जाके लीवर पे डिपॉजिट होते हैं, और धीरे धीरे लीवर एनलार्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए उन सिचुएशन पे भी हमें इस जो डाइटरी मैनेजमेंट है इसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन इस पे एक ट्विस्ट होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि हम जॉन्डिस पे देख रहे थे कि इनसॉल्युबल फाइबर को हमें अवॉइड करना है, लेकिन फैटी लीवर का अगर किसी को प्रॉब्लम होते हैं तो हमें जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसको अवॉइड करने की उतना ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो खाना खाने से इनसॉल्युबल फाइबर जिस पे है वो खाने से अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन वो इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज बाकी सारे फैटी लीवर के कंडीशन पे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर को ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि इस मैनेजमेंट के लिए हमें खाना क्या देना है। बेसिकली जॉन्डिस पे हम जो भी नॉर्मल खाना होते हैं, जो भी सिंपल फूड होते हैं वो हम देंगे, जैसे कि नॉर्मल राइस, दाल वाटर, हाँ पूरा थिक दाल नहीं, दाल वाटर जो होते हैं वो दाल वाटर, नॉर्मल राइस या फिर पार्च्ड राइस जो होते हैं, या पोहा जिससे बना हुआ होता है वो हम दे सकते हैं। हम थोड़ा गुड़ उनको दे सकते हैं, हम ओट्स दे सकते हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ हम दे सकते हैं। हम हनी दे सकते हैं उनको। हाँ, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो लेना है वो है फ्रूट्स। फ्रूट जूस भी हम दे सकते हैं। हाँ, उसको स्ट्रेन नहीं करना है, उसको छन्नी में छनना नहीं है, नॉर्मल फ्रूट को जूस करके हम वो जूस उनको दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी पीना है, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ताकि ये जो बिलीरुबिन बॉडी पे जमा हुआ है वो अच्छे से यूरिन के थ्रू निकल जाए। लेकिन इस टाइम पे जो नहीं देना है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे कि जो एनिमल फूड होते हैं, चिकन, मटन, एग, मिल्क, दही, छेना, पनीर, ये सब कुछ अवॉइड करना है। अगर किसी को मछली भी पसंद होते हैं, अगर कोई मछली खाना चाहते हैं तो उनको भी जो छोटा छोटा मछली होते हैं वो ही सिर्फ लेना है। कोई भी बड़ा साइज का ज़्यादा हेवी वेट का मछली उनको नहीं लेना है। इसके साथ साथ कोई भी प्रोसेस्ड फूड, वो चटनी हो सकते हैं, पिकल हो सकते हैं, या फिर पापड़ हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो रेडी टू ईट जो फूड्स होते हैं उसको नहीं देना है। इनफैक्ट प्रोसेस्ड फूड में रिफाइंड ऑयल या फिर मैदा का जो भी खाना है वो सारी चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आते हैं कि बाकी जो सारी चीज़ें, जैसे कि नॉर्मल ऑयल, घी, बटर, चीज़, ये सारे चीज़ को अवॉइड करना है। जो वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं, मतलब वेजिटेबल्स तो लेना ही है, लीफी वेजिटेबल्स नहीं, नॉर्मल वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन उस नॉर्मल वेजिटेबल्स में भी कोई भी ऑयल, कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना है। बिल्कुल भी बॉइल्ड या फिर स्टीम्ड वेजिटेबल्स उनको लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो जिनको कोई भी एडिक्शन रहते हैं, पान खाने का या फिर नॉर्मल जो कोई भी टोबैको या फिर सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो सारे एडिक्शंस होते हैं, इन सारे एडिक्शंस को पूरा अवॉइड करना है, ठीक है। ये होते हैं जॉन्डिस का प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट। अगर ये सारी चीज़, मतलब जॉन्डिस और इसके साथ साथ जो फैटी लीवर है, ये दोनों अगर इनिशियल स्टेज पे ही ठीक हो जाते हैं तो आगे जाके बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स अराइव नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, टी और कॉफी जितना हो सके उसको अवॉइड करना ही अच्छा होगा। जितना हो सके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉन्डिस के साथ साथ जो रिलेटेड होते हैं, दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस पे बहुत सारे टाइप्स देखा जाते हैं हेपेटाइटिस का, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो दोनों हैं, ये दोनों मेनली हमारे फूड और हमारे पानी के साथ कंटामिनेटेड होते हैं। ये दो वायरस कैसे होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड पानी है या फिर खाना भी ऐसे पोल्यूटेड होते हैं तो उसके थ्रू हमारे बॉडी पे आते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक प्लेस पे रहते हैं, तो जो कचरा, पूरे जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है, या फिर नॉर्मल जो ओपन स्टूल होते हैं उस पे अगर वो वायरस है
और जैसे कि हम पहले पढ़ते थे ना कि जो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ होते हैं वो उन गंदगी के बाद जब हमारे खाने के ऊपर आते हैं, हाँ, तो उस रूट के थ्रू, मतलब वो फीकल ओरल रूट के थ्रू हमारे बॉडी में ये अफेक्टेड करते हैं। फीकल का मतलब होते हैं स्टूल और ओरल का मतलब होते हैं माउथ कैविटी। तो फीकल मतलब वो स्टूल के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो अगर कोई वेक्टर के थ्रू हमारे ओरली, हम जब खाना खाते हैं तो ओरली अगर वो फूड हमारे बॉडी पे आते हैं, वो वायरस अगर हमारे कहा जाते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में भी कभी कभी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो होते हैं वो है हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। सो हेपेटाइटिस डी जो होते हैं वो मेनली थोड़ा सीवियर होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है ये हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी पे कंटामिनेटेड होते हैं, ब्लड के थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड सिरिंज होते हैं, इंजेक्शन का जो सिरिंज होते हैं ना, तो वो उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी पे ये हेपेटाइटिस बी जो है ये कंटामिनेटेड होते हैं। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी भी वैसे ही बॉडी फ्लूइड के थ्रू हमारी बॉडी पे आते हैं। ठीक है, सो इसके साथ साथ और भी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं। लीवर सिरोसिस होते हैं जो कि हम आज नहीं, हम नेक्स्ट दिन उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लीवर के जो इनिशियल 2 सिम्टम होते हैं उसके बारे में ही थोड़ा पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लीवर के डिजीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के जो टॉपिक है यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है ना आज के टॉपिक के रिगार्डिंग? ओके, वेरी गुड। देन आज के लिए हम ये क्लास को एंड करते हैं।